हेलो। यस सर, बोलिए सर। हाँ प्रणाम सर। हाँ आवाज हो रही है सर। ये हेलो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। बोलिए। सर प्रियंका कुमारी को म्यूट कीजिए सर, उनका थोड़ा आवाज ज्यादा आ रहा है। किसको 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 लीजिए? प्रियंका कुमारी। एक मिनट कर रहे थे तुरंत। हेलो। यस सर। तीन गो बेल में भोरे बाबू भगल के दू बेल चले पहल को। अभिषेक आप प्रियंका कुमारी को म्यूट कीजिए। अब नहीं है बेल अब। हेलो। यस सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। कितने लोग आए हैं? अभिषेक जी कितने लोग आ गए हैं? 32 लोग हैं। कितना? 32। 32। हाँ यस सर। और वेट कर लेते हैं 5 मिनट। यस सर, थोड़ा वेट कीजिए। जी। अभिषेक जी आवाज आ रही? यस सर। रिकॉर्डिंग ऑफ करिए। क्लास शुरू होगी तो रिकॉर्ड ऑन करिएगा। ये सबको म्यूट कर दीजिए। आज जिनके भी पास से आवाज आ रही हो वो अपने आप को म्यूट कर ले। आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे अशोकन इंस्क्रिप्शन की। पिछले कक्षा में हम लोग अशोक के अभिलेखों के विषय में हल्का सा चर्चा किए थे, जब हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अभिलेखों का इतिहास में क्या उपयोग है, क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन इन हिस्ट्री और एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। उस चर्चा के बाद आज हम लोग अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अशोक के अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे। और इसका मुख्य कारण ये है कि भारत में जो प्राचीनतम अभिलेख है जो अभी तक प्राप्त किया जा सका है और जिसको पढ़ा जा सका, क्योंकि जो प्राप्त करने की बात है अगर उस नजरिए से देखें तो अभी भारत में जो प्राचीनतम लिखित साक्ष्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्क्रिप्ट के रूप में, सैंधव स्क्रिप्ट के रूप में हमारे सामने मिलता है, जहां हमको सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त मुहरों इत्यादि पर हमको सैंधव लिपि में लिखे गए स्क्रिप्ट मिलते। पर बैड लकली अभी तक विश्व का कोई भी विद्वान, कोई भी इपिग्राफिस्ट, कोई भी अभिलेख शास्त्र का ज्ञाता उस लिपि को पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाया है, जिसको कि प्रमाणित रूप से कहा जा सके कि एक्चुअल में इस लिपि में यही बातें लिखी गई। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास वैसा लिपि
जिसको हम पढ़ सके हैं, जिसको से संसार पूरी दुनिया जानती है इस बात का को जिसके बारे में कि उस अभिलेख में, उस इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या है। भारत के संबंध में अगर हम लोग बात करें तो वो पहला अभिलेख है अशोक का अभिलेख। वो सबसे प्राचीनतम भारत का अभिलेख है जिसको पढ़ा जा चुका है। वैसे अभिलेख में अशोक का अभिलेख सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। और जब हम अशोक के अभिलेख की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अगर हम उसका समय निर्धारित करने का प्रयास करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जब से अशोक का शासनकाल प्रारंभ हुआ, क्योंकि किसी भी शासक का अभिलेख तभी हमको प्राप्त होगा जब वो शासक बना, तभी तो वो अभिलेख लिखवाने योग्य हुआ, क्योंकि अभिलेख का अंकन करवाना शासक का कार्य है, न कि आम जनता का कार्य है। तो जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख हमारे पास प्राप्त है भारत के संदर्भ में, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भारत का प्राचीनतम अभिलेख किस तिथि का है, किस तिथि का लिखा हुआ अभिलेख भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, तो हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि 272 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक, 272 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व, जो कि अशोक का शासनकाल रहा है लगभग 40 वर्षों का। तो इस दरमियान जो अभिलेख अशोक के प्राप्त होते हैं वही भारत का प्राचीनतम अभिलेख है। अब अशोक के अभिलेख के संदर्भ में एक दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर हम किसी भी अभिलेख की बात करते हैं, जब हम किसी भी अभिलेख का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, उसमें लिखित सामग्री के विषय में समझने का प्रयास करते हैं, उससे तथ्यों, उस अभिलेख में तथ्यों का ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो उस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जो पहली दो बातें आती है कि वो होती है अभिलेख की लिपि और अभिलेख की भाषा, स्क्रिप्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन एंड द लैंग्वेज ऑफ द इंस्क्रिप्शन। आप किसी अभिलेख के संदर्भ में ये बात करें, अगर हम लोग करें, तो ये स्पष्ट रूप से सबसे पहला जो ध्यान देने योग्य बात है, जो उस अभिलेख के आइडेंटिफिकेशन से संबंधित जो सबसे पहला फैक्ट होता है, वो फैक्ट होता है कि अभिलेख का स्क्रिप्ट क्या है और अभिलेख की भाषा क्या है। तो जब हम आज अशोक के अभिलेख की चर्चा, अभिषेक सर का म्यूट हो गया है, अभिषेक जी सर का म्यूट हो गया है। हाँ हाँ हाँ, आवाज आई मेरी? यस सर। यस सर, आ गई। हाँ हाँ, अशोक के अभिलेख के संदर्भ में जब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं तो उस चर्चा को प्रारंभ करने के साथ जब हम उसके लिपि और भाषा की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अशोक के जो जितने भी अभिलेख प्राप्त हैं उन सब में अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। प्राचीन भारत में प्रचलित दो जो मुख्य स्क्रिप्ट थे, जो दो मुख्य लिपि थे, वो थे ब्राह्मी और खरोष्टी। तो ब्राह्मी लिपि का प्रचलन लगभग संपूर्ण भारत में था, सिवाय उत्तर पश्चिम को छोड़कर। उत्तर पश्चिम भारत में भी प्रयुक्त था, लेकिन वो काफी अल्प मात्रा में था। और खरोष्टी लिपि जो थी उसका प्रयोग अधिकांशतः उत्तर पश्चिम भारत में था, और खरोष्टी लिपि का प्रयोग हमको मध्य भारत, उत्तर भारत या दक्षिण भारत में वो नगण्य रूप से मिलता है। उसका प्रमाण हमें बहुत ही कम मिलता है। तो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि के। अब हम लिपि की चर्चा कर ली,
अब हम बात करते हैं भाषा की। भाषा के संबंध में अशोक के अभिलेख में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि वो अभिलेख किसी भी लिपि में लिखे गए हो, अशोक के सारे अभिलेख प्राकृत भाषा में। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए, क्योंकि उस समय भारत में प्राकृत के अलावे पाली भाषा भी प्रचलित थी, लेकिन पाली वो एलीट क्लास की भाषा थी, अपर क्लास के लोगों की भाषा थी, उच्च वर्ग के लोगों की भाषा थी, जबकि प्राकृत सामान्य लोगों की भाषा थी। शासन और प्रशासन की जो भाषा थी वो पाली थी, साहित्य की जो भाषा थी वो पाली थी, लेकिन जो आम जन की भाषा थी, जो बोल चाल में जो भाषा प्रयुक्त होते थे, वो प्राकृत भाषा थी। और अशोक, जिसे हम यूं ही महान शासक नहीं कहते हैं, अशोका द ग्रेट पूरे वर्ल्ड में इसलिए ही कहा जाता है कि उसकी सोच सामान्य सोच से अलग थी। उच्च वर्ग की भाषा रहने के बावजूद, साहित्य की भाषा रहने के बावजूद, प्रशासनिक कार्यों की भाषा रहने के बावजूद अशोक ने सारे के सारे अभिलेख जन सामान्य की भाषा प्राकृत भाषा में लिखवाई। और ये जो विशिष्टता है अशोक के अभिलेख की, ये आपको आगे चलकर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बाद के कालों में, चाहे गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, हर्ष काल में, हमको जो भी अभिलेख मिलते हैं वो संस्कृत में ज्यादातर मिलते हैं, जबकि संस्कृत सामान्य सर आवाज जनमानसी कट रहा है भाषा। सर आपका। आवाज कट रही है? नहीं सर, कोई बीच में आ जा रहा है सर। फर्स्ट क्या चीज? फर्स्ट क्या आ रहा है सर आपका? अब हुआ साफ? किसी का माइक ओपन हो गया है सर, वही उसी का आवाज आ रहा है सर। जिनका माइक ओपन हुआ है वो म्यूट कर लें अपने आप को। स्क्रीन पर आपके फोटो के सामने माइक का निशान आता है, उसको टच करने से वो लाल हो जाएगा, वो म्यूट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को तो सुनना है, तो म्यूट ही कर ले जो आएगा। हाँ, जा रही है मेरी आवाज? कोई बोलिए, मेरी आवाज जा रही है? जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही है सर। जी जी जी। तो जब हम इस बात की चर्चा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि बाद के भी शासकों के अभिलेखों को देखने से हमें इसका बहुत कम उदाहरण ही मिलता है कि जन सामान्य की भाषा में अभिलेख लिखे गए हैं, क्योंकि बाद के भी अधिकांश अभिलेख संस्कृत भाषा में थे। वो संस्कृत भाषा जो कि सदा से ही उच्च वर्ग की भाषा के रूप में, शासकीय वर्ग की भाषा के रूप में एंशिएंट इंडिया में प्रयुक्त रहा है। अब हम अशोक के लिपि और भाषा की बात कर रहे हैं, तो जैसा मैंने पहले कहा कि अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है, कुछ एक्सेप्शन भी है। ऐसा नहीं है कि अशोक के 100% अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में ही है। इसका कुछ अपवाद है, जिसको आप लोग के पास अगर कागज और पेन है तो इसको नोट कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अशोक के खरोष्टी लिपि में कहाँ अभिलेख मिले, कौन सा अभिलेख ऐसा है जिसको अशोक ने खरोष्टी लिपि में लिखवाया। तो जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की थी कि ये खरोष्टी लिपि जो भारत में प्रचलित हुई वो पश्चिमोत्तर में हुई। पश्चिमोत्तर का अर्थ हुआ आज का पाकिस्तान और
अफगानिस्तान का अधिकांश क्षेत्र, क्योंकि प्राचीन काल में वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भारत का ही अंग माना जाता था। यस तो पश्चिमोत्तर में 2 अशोक के अभिलेख हमें खरोष्टी लिपि में लिखे मिले हैं, और वो दोनों हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये 2 अभिलेख अशोक के हमें खरोष्टी लिपि में प्राप्त होते हैं। ये अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन से अशोक के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए पाए गए। तो हमेशा इस बात को याद रखिए, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में हमको अशोक का मिलता है। उसके अलावे एक दूसरी लिपि है अरेमाइक। ये अरेमाइक विदेशी लिपि है, और अशोक के 2 अभिलेख हमको अरेमाइक लिपि में भी मिलते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अरेमाइक लिपि इस देश की कभी लिपि नहीं रही है, लेकिन सीमांत प्रांत मीन्स बॉर्डर एरिया, जैसे कि उदाहरण से समझे, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है कश्मीर। तो कश्मीर में और पाकिस्तान वाले कश्मीर में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, जैसे भारत के अधीन जो कश्मीर है, भारत का जो क्षेत्र कश्मीर है, उसमें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो पाकिस्तान की संस्कृति को जानने समझने वाले लोग हैं, वहाँ की भाषा और लिपि को समझने वाले लोग। उसी तरह जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा है, तो मुजफ्फराबाद में भी आपको ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे जो कि भारत के अधीन, भारत के क्षेत्र वाले कश्मीर में जो लिपि, भाषा, संस्कृति परिचित है, उसको जानने वाले लोग मिल जाएंगे। तो इस स्थिति को देखते हुए सीमांत प्रांत जो कि बॉर्डर एरिया स्टेट थे अशोक के साम्राज्य में, उसमें अशोक ने अरेमाइक लिपि में भी अभिलेख को अंकित करवाया, ताकि वैसे लोगों को जो अरेमाइक लिपि को जानते समझते हैं वो भी अशोक के आज्ञाओं से, अशोक के अभिलेखों से, अशोक के आदेशों से परिचित हो सके। और वो 2 लिपि है, पहला है तक्षशिला। तक्षशिला में अशोक के अरेमाइक लिपि में लिखे लेख प्राप्त होते हैं, और दूसरा है लाघमान। लाघमान जो अफगानिस्तान के जलालाबाद जगह में है और काबुल नदी के किनारे। लाघमान सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए इसको। नामक स्थान में पहला है अरेमाइक लिपि में अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, पहला है तक्षशिला जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, तक्षशिला। और दूसरा जो जगह है वो है लाघमान। लाघमान जो कि अफगानिस्तान के जलालाबाद नामक स्थान पर काबुल नदी के किनारे है। इस 2 स्थान पर हमको अशोक के अभिलेख अरेमाइक लिपि में लिखे प्राप्त हुए। अब अशोक के अभिलेख के संबंध में एक और अति महत्वपूर्ण बात है, जिसको कि प्रत्येक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के विद्यार्थी को, स्कॉलर को और शिक्षक को जानना चाहिए। वो महत्वपूर्ण बात है कि बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट, जो कि 2 भाषाओं में और 2 लिपियों में लिखे गए। जैसे कहीं कहीं हम लोग भी सामान्यतः देखते हैं कि कोई आप पुरातात्विक स्थल पर जाते हैं और वहाँ पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का कुछ दिशा निर्देश लगा रहता है। आप लोग सभी लोग विक्रमशिला पुरा स्थल पर गए हैं। वहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का
जगह जगह साइन बोर्ड लगा रहता है जिसमें कुछ दिशा निर्देश लिखा रहता है। तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि ऊपर में हिंदी में और नीचे में इंग्लिश में वही बातें लिखी गई। तो दोनों की भाषा अलग हो गई, ऊपर हो गया हिंदी भाषा, नीचे हो गया इंग्लिश भाषा। दोनों का स्क्रिप्ट अलग हो गया, ऊपर हो गया देवनागरी स्क्रिप्ट और नीचे हो गया रोमन स्क्रिप्ट। तो अशोक का एक ऐसा अभिलेख भी मिला है जो कि बाइलिंगुअल है और वो 2 भाषा है और उसकी लिपि भी अलग अलग है, क्योंकि जो भाषा है वो 2 अलग अलग क्षेत्रों की है और अलग अलग लिपि में लिखी गई है। तो वो अभिलेख है कुंधार। कुंधार एक जगह है, उस जगह में शेरकुना, कुंधार एक जगह है अफगानिस्तान में, जिसके पास जैसे बोलते हैं ना भागलपुर में नाथनगर, तो उसी तरह कुंधार के पास शेरकुना एक जगह है, वहां अशोक का बाइलिंगुअल अभिलेख मिला है जो कि यूनानी और अरेमाइक दोनों ही भाषाओं और लिपि में है। यूनानी और अरेमाइक दोनों ही भाषा में और दोनों अलग अलग स्क्रिप्ट में ये लिपि अशोक का लिखा है। तो अशोक के अभिलेख के संबंध में जब हम भाषा और लिपि की चर्चा करते हैं तो ये मुख्य बातें हम सभी को जानना चाहिए, तभी हम अशोक के अभिलेख से संबंधित जो अपनी चर्चा है उसको सार्थक मानेंगे। इसमें मुख्य बातें क्या हो गई? पहली बात हो गई कि अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है, हमेशा याद रखना है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत भाषा में है। लेकिन अशोक के 2 अभिलेख अशोक के 2 अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी है, खरोष्ठी लिपि और प्राकृत भाषा, वो हो गए शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। तीसरी बात हो गई कि अशोक के 2 अभिलेख अरेमाइक लिपि में भी हैं, वो हो गया तक्षशिला और लागमान अभिलेख। और चौथी बात हो गई कि अशोक का एक अभिलेख बाइलिंगुअल है, द्विभाषी। इंग्लिश में बोलेंगे बाइलिंगुअल और हिंदी में बोलेंगे द्विभाषी। और ये जो है कुंधार के पास शेरकुना नामक जगह पर है, जो कि यूनानी प्लस अरेमाइक दोनों ही स्क्रिप्ट में ये अभिलेख अशोक का लिखा गया है। अब जब हम अशोक के भाषा और लिपि से परिचित हो गए, तब हम अशोक के अभिलेख को प्राप्त करने और उसकी पहचान के संबंध में अब हम चर्चा करें। ये अशोक का अभिलेख कैसे प्राप्त हुआ? ये नोटिफिकेशन आ रहा है 40 मिनट का, कुछ ही देर में 40 मिनट ओवर होने वाला है। इन 40 मिनट के बाद ये स्वतः बंद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग सभी इसको फिर से रीएडमिट होइएगा। इस क्लास में जैसे ही बंद हो जाए तो आप लोग फिर से रीएडमिट होइएगा। अभिषेक जी सभी को फिर से एडमिट करेंगे, ठीक है? ये टेक्निकल प्रोसेस है जूम क्लासेस का, वो 40 मिनट के बाद ओवर हो जाता है। तो अशोक के अभिलेख को प्राप्त करने और उसको पहचान के संबंध में अब हम लोग चर्चा करते हैं। जब भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा पुरावशेषों के संकलन, संग्रह और पहचान की कार्रवाई प्रारंभ की गई, तो उसके दरमियान जितने भी पुरावशेष हैं, पुरालिपियां हैं, स्मारक है, मंदिर हैं, भूमि के अंदर दबी हुई पुरानिधियां हैं, उसकी खोज की जाने लगी।
चाहे वो आकस्मिक रूप से मिले, चाहे वह पुरातात्विक सर्वेक्षण जाने के बाद मिले। तो जब ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई ब्रिटिश काल में, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख, जिसकी शैली लगभग समान थी, पूरे भारत में विभिन्न जगहों से प्राप्त होने लगी। सर आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। भारत में सर आवाज नहीं आ रहा आपका क्लियर। सर सबको आवाज जहाँ हो रही है वो अपने आप को। अभिषेक जी, बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए, आप अपने को छोड़ के। नहीं, तब हम भी म्यूट हो जाएंगे। नहीं, मत करिए, मत करिए, कर देंगे सर। क्योंकि होस्ट का पावर आपको है। नहीं सर, आप क्यों होंगे? नहीं नहीं, भी कर रहे हैं। आप भी म्यूट है। सर बोलिए ना। सर आपका आवाज नहीं आ रही है। हाँ आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर आ गया। जी सर। हाँ सर हाँ हाँ, प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक जी, हाँ सर। आप सबको म्यूट मत करिए, क्योंकि होस्ट आप हैं तो हम भी म्यूट हो जाएंगे ना उसमें। हाँ सर रैंडमली सिलेक्ट करने दीजिए, आपको छोड़ के सर। आपको ऐसा छोड़कर होता- सब लोगों को म्यूट हो जाएगा सर। ऐसा ऑप्शन होता है उसमें? हाँ सर। जी सर, होता है हाँ सर, होता है। कर दें सर, आप सभी लोग को बोलिए सब म्यूट उसमें टाइम। हाँ, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें, ये सबसे अच्छा उपाय है। यस अपने सर, आपको स्क्रीन, आपका जहाँ पिक्चर आ रहा है, हाँ आपका जहाँ पिक्चर आ रहा है उसमें माइक का जो सिंबल है उसको टच करिए, वो म्यूट हो जाएंगे आप खुद ब खुद। आपके पिक्चर के सामने जो माइक का सिंबल है उसको टच करिए, आप खुद ब खुद म्यूट हो जाएंगे। अभी भी आवाज आ रही है कि नहीं? अभी भी किसी की आवाज आ रही है? हाँ, नंदन जी को बोलिए सर। जब नंदन जी म्यूट है। नंदन जी हाँ म्यूट हो गए। हाँ, राहुल कुमार सर। अब राहुल कुमार जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। राहुल कुमार, रोल नंबर 97। हाँ, और भी बाकी सभी लोग म्यूट कर लें, अभिषेक जी को छोड़कर बाकी सभी लोग म्यूट कर लें। सर एक आशीष बचे हुए हैं। जूली जी आप भी कर लीजिए म्यूट। जूली जी, आशीष जी म्यूट कर लें अपने आप को जी। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं अशोक के अभिलेख की पहचान करने के संबंध में कि संपूर्ण संसार अशोक के अभिलेख से कैसे परिचित हुआ। जब पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व विभाग द्वारा पुरावशेषों का संकलन किया जा रहा था ब्रिटिश पीरियड में, उस दरमियान लगभग पूरे भारत से विभिन्न जगहों से एक ही शैली में और लगभग एक ही लिपि में लिखे हुए अभिलेख प्राप्त हुए, लेकिन उस अभिलेख को कोई भी व्यक्ति पढ़ने में सक्षम नहीं था। पूरे विश्व के पुरालिपि शास्त्रियों से संपर्क किया गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस लिपि को पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाया कि आखिर ये कौन से स्क्रिप्ट में ये बात लिखी गई। और जब हम स्क्रिप्ट को ही नहीं समझ सकेंगे तो उसमें क्या लिखा है, उसकी भाषा क्या है, ये तो दूर की कौड़ी हो गई। तो इस दरमियान अनेकों जगह से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था कि ये अशोक नामक किसी शासक का अभिलेख है और इसमें क्या लिखा हुआ है। जब ऐसे अभिलेख बहुत अधिक मात्रा में भारत में प्राप्त हुए, तब एक ब्रिटिश विद्वान जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने इस लिपि को पढ़ने के लिए अथक प्रयास किया, बहुत ज्यादा मेहनत की और लगभग 10 से 12 वर्ष के मेहनत के पश्चात 10 से 12 वर्ष तक उन्होंने इस पर अनुसंधान किया
कि आखिर ये लिखा क्या है, ये कौन सी लिपि है और इस लिपि में क्या लिखा हुआ है। और उस ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप के प्रयास से सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने उस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली। और जब उसने उस लिपि को सफलता प्राप्त कर ली तब ये बात ज्ञात हुआ कि ये ब्राह्मी लिपि है, जो कि प्राचीन भारत में प्रचलित थी, लगभग संपूर्ण भारत में। और जब ऐसी स्थिति, जब स्क्रिप्ट का आइडेंटिफिकेशन हो गया तो उस लिपि में क्या लिखी गई है इस बात को पढ़ना आसान हो गया, क्योंकि प्राकृत भाषा को पहले ही समझा जा चुका था कि प्राकृत भाषा क्या है, क्योंकि प्राकृत भाषा में बाद के लिपियों में लिखे गए पुस्तकें और साहित्य हमारे पास थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पत्र लिखा हुआ है टू द हेड पीजी डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी टीएम भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर फॉर लीव एप्लीकेशन, फॉर लीव, कोई लीव एप्लीकेशन है, छुट्टी का एप्लीकेशन। आज रोमन और देवनागरी प्रचलित है तो इसी भाषा में हम आप सभी लोग लिखते हैं। आज से 1000 वर्ष बाद भी छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लिखा जाएगा और 1000 वर्ष बाद भी हिंदी और इंग्लिश भाषा प्रचलन में रह सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि 1000 वर्ष के बाद देवनागरी और रोमन स्क्रिप्ट को लिखने के स्थान पर कोई और आसान सा स्क्रिप्ट प्रचलन में आ जाए, कोई और अक्षर लिखने का तरीका आ जाए जिसको कि लिखना एकदम आसान रहे। कि अभी किताब लिखने के लिए को हर्षी लिखना होता है, फिर तो में आ देना होता है, फिर ऊपर एक लकीर, और कुछ ऐसा लिपि आ जाए कि 2-4 पॉइंट में ही उस किताब को लिख दे, किताब वर्ड लिखा जाए, तो प्रचलन में वो आ जाएगा अगर कोई सरल लिपि आ जाएगी, लेकिन भाषा तो रह जाएगी। तो चूंकि प्राकृत भाषा से सब लोग परिचित थे, इसलिए जैसे ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा जा सका उसकी पहचान हुई, लेख को तत्काल ही पढ़ लिया गया। यानी सन 1837 ईस्वी में संपूर्ण संसार अशोक के अभिलेख से परिचित हो गया कि अशोक की कोई शासक ने अपने में ये बातें लिखवाई। 10 मिनट चल रहा है सर। समस्या थी, ये अशोक ने लिखवाया था और जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए थे उस सब में उसने अपने आप को देवानांग पियदस्सी नाम